वैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि हम आपकी इस एनटीपीसी भर्ती परीक्षा की सीबीटी एग्जाम की तैयारी हेतु हम पर डे प्रयास कर रहे हैं जीके जीएस का शिफ्ट बाई डे बाई। और आपको पता होनी चाहिए कि इस बार भर्ती परीक्षा 3 शिफ्टों में कवर हो रही है, जो चलेगा 5 जून से 24 जून के मध्य। और शायद कुछ बच्चों का एग्जाम हो चुका होगा और कुछ बच्चों को रह गया है, तो आगामी दिनों में हो जाएगा, याद रखें। और 5 और 6 तारीख के विद्यार्थी एग्जाम हो चुका, और हमने 5 और 6 तारीख के एग्ज़ाम के जो जीकेजीएस का एनालिसिस है हमने कवर कराया, याद रखें। और आपको बता दें, हम 5 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, हमने 5 जून का पहला शिफ्ट कवर कराया। आप प्रश्नों को देख पाइएगा और आपको पता होगा अगर इस दिन आप एग्ज़ाम था तो आप इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले होंगे। थोड़े बहुत तो यहाँ वहाँ होगा, बाकी पूरा आप कह सकते हो 90% आपको ऐसे ही प्रश्न मिले होंगे। और हम इन वीडियो के माध्यम से आपको व्याख्या समझा रहे हैं, जिससे आगामी भर्ती परीक्षा में आप काम दे सके। और हमने 5 जून का सेकेंड शिफ्ट भी कवर कराया, और थर्ड शिफ्ट आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हम नहीं कवर कराया है। और आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। और रही बात, फिर हमने क्या किया है, 5 तारीख का थर्ड शिफ्ट नहीं हो पाया कवर, और फिर हम 6 जून का फर्स्ट शिफ्ट कवर कराया। आप प्रश्न देख पा रहे हो, इस प्रकार प्रश्न आए थे। और आप वीडियो आप जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जीके जिस एनालिसिस करके डाला है प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हमने फिर 6 जून का सेकंड शिफ्ट कवर कराया है। और रही बात, आप प्रश्न देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अब हम लेके चलने वाले हैं आपके लिए थर्ड शिफ्ट। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम, 5 का हमने पहला शिफ्ट कवर कराया, दूसरा कवर कराया, और हम 6 का पहला कवर कराया, दूसरा कवर कराया, अब तीसरा कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग सिस्टमेटिक शिफ्ट बाई डे बाई देखेंगे तो आगामी भर्ती परीक्षा और आगामी शिफ्टों में आपको 100% सहयोग मिलेगा। और अगर आप एग्जाम था तो आप हमें कमेंट करें कि ऐसे प्रश्न आए थे या नहीं आए थे, या किस प्रकार से प्रश्न थे आप हमें कर सकते हैं। चलिए, और हम अपने स्रोत के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ होगा, बाकी एक्यूरेट ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आप एक बार होंगे, हमें मिला है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न समझा रहा है कि आपको मात्रक वाले प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। तो हम पहली बात कर देते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। आपको परिभाषा ही पता होनी चाहिए, है कि नहीं। और हम इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताएंगे वीडियो में प्रश्नों के साथ साथ, कि आपको आगामी शिफ्टों में 100% सहयोग मिलेगा। ऊर्जा एक अदिश राशि, आपको पता होनी चाहिए राशि दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश राशि, है कि नहीं। तो ऊर्जा एक प्रकार की क्या है, अदिश सदिश, हाँ सॉरी, अदिश राशि है, और जिसका एसआई की मात्रक जूल होता है, और जिसे हम जे से दर्शाते हैं। और भी हम आपको बताने वाले मात्रक आप देख पाएंगे यहाँ पर, अगर आपको प्रश्न पूछ लेता था कि नहीं। चलिए, आप देख पा रहे होंगे भौतिक राशि, यहाँ पर आप परिभाषा और यहाँ पर एसआई मात्रक, तो इन्हें तो आप लोग पढ़ सकते हो, याद रखें। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ पाओगे और मात्रकों को आप याद कर लीजिएगा। परिभाषा के साथ साथ आपको मात्रक बनेगा भौतिक राशियों का, तो आगामी भर्ती परीक्षा में आपको पूछ लेगा तो आप बता पाओगे। याद रखें, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, बल का आने की संभावना है, कारक आएगा, संवेग का आएगा, त्वरण का आएगा, वेग का, इन सब का आज ही जाता है। और पिछले एग्जामों के हिसाब से हम बताएं तो आ ही जाएगा। चलिए, और अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, 1905 के बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। और ये प्रश्न हमें पहले ही पूछ चुका, याद रखें, बंगाल विभाजन के बारे में। अब हमें पूछ रहा है कि बंगाल का विभाजन हो तो गया 1905 में, लेकिन किसने रद्द किया। हम इस एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, देखिएगा। बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया, और किसने रद्द किया, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड ने। याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन आपके अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 रद्द कर दिया, और विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो गया, घोषणा हो गया। तो 1905 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा विभाजन के बारे में। उस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे और इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और 1911 में लॉर्ड हर्डिंग ने इसे रद्द कर दिया। प्रश्न बनेगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है। आपको बता दिया जाए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के बारे में प्रश्न पूछ रहा, मतलब आप समझ जाएंगे नियुक्ति का प्रश्न। हमें सीजेआई का प्रश्न, सीजेआई का प्रश्न पूछ लिया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रश्न पूछ लिया है। और अगला देख पा रहे होंगे, प्रमोद कुमार मिश्रा, ये आपके प्रधान सचिव तो हैं, साथ में वर्तमान में
2025 में शक्तिकांत दास को भी इनके साथ नियुक्त किया गया। तो आप कह सकते हो वर्तमान में प्रधानमंत्री के 2 प्रधान सचिव हैं, एक प्रमोद कुमार मिश्रा जी पहले से, और बाद में शक्तिकांत दास को भी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। और आपको पता होनी चाहिए, गोल मतलब आप समझ जाइएगा, या तो आपका हॉकी आएगा या तो आप फुटबॉल आएगा। तो हम बात करते हैं फुटबॉल, ठीक है। और भी गेम होती हैं जहाँ हैंडबॉल होगा आपका, है कि नहीं। तो हमने कहा कि फुटबॉल में जब गोल किया जाता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले, याद रखें, विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। वो भी कितने गोल अपने करियर में, 900 गोल। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपने अधिकार सुना होगा, रोनाल्डो नाम है कि नहीं, आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने लिस्बन में क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के यूईएफए नेशनल लीग मैच में अपने इस नवीनतम उपलब्धि को हासिल किया है। तो याद रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखना, इस 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और हम आपको पूछते हैं होमवर्क में, कमेंट कीजिएगा कि रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं। अब यहाँ से भी आपको प्रश्न बनेगा, और पहले पूछ चुका है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और आपको बता दूं मैं, इस प्रकार से आपको विद्रोह का प्रश्न अवश्य पूछ रहा रखें, चाहे वो कोई सा विद्रोह हो, चाहे वो स्वतंत्रता का विद्रोह हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ का विद्रोह हो, या कोई सा विद्रोह हो, आपको एक न एक विद्रोह आपको शिफ्ट में पूछ लेगा। तो हमने 5 का 2 शिफ्ट कवर कराया, 6 का पहला, दूसरा, जो तीसरा चल रहा है। सिस्टमेटिक आप देखो, अगर आप एग्ज़ाम लेट माना जाए 20 के बाद है, तो आप अगर 20 तारीख के पहले जितने भी शिफ्ट हैं, जितने भी दिन एग्ज़ाम हुए हैं, पूरे देख लेते हो, तो अपने पास प्रश्नों का भंडार। आपको जीके जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जीके जीएस का आपको सिर्फ क्या करना है, एनालिसिस करना, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, एनालिसिस अगर जीके जीएस का आप करोगे तो आपके पास आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो हमें पूछ रहा, पालीगार का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो याद रखें, पॉलीगर का विद्रोह, या पॉलीगर भी कह देते हैं, तो पॉलीगर का विद्रोह, जिसे हम पॉलियाकर विद्रोह भी कहते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। यह विद्रोह याद रखें 1799 से 1805 के बीच में तिरुनेलवेली, डिडीगुल और मालाबार क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह के मुख्य कारण थे अंग्रेजों द्वारा दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली और पोलीगरों के अधिकारों का हनन। तो आप समझ पा रहे होंगे, भूमि राजस्व प्रणाली और पोलीगरों के अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस विद्रोह को अंजाम दिया। और यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। और मद्रास आपको पता होनी चाहिए, इसका वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई है। और चेन्नई वर्तमान में याद रखेंगे तमिलनाडु की क्या है, राजधानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, आपका ही फायदा होगा। और इस प्रकार से मिट्टी का प्रश्न भी हर शिफ्ट में पूछ रहा है, जलवायु कह सकते हो आप मिट्टी का। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जैसे बात करें, आप यहाँ पर नदी है, नदी आपके पास सूखा माना, उसमें जो मिट्टी रहेगी, जब नदी का जब फिर से बहाव आएगा तो एक ऊपर से फिर मिट्टी की परत जम जाएगी। तो हम आपको बता दें, जो नीचे जो परत जमी, याद रखें, ठीक है, हमें क्या कह रहा है, उसी मिट्टी की बात कर रहा था, उसे हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। और जो ऊपर जो नई मिट्टी आएगी, इसे हम क्या बोलते हैं, खादर। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, पुरानी को भांगर कहते हैं। याद रखिएगा, कितनों बार एग्जाम पूछ चुका है। अगला प्रश्न, अगला आप देख पा रहे होंगे, रिसाइकिल बिन मतलब पुनः चक्रण में बिना जाए किसी फाइल को, सॉरी कंप्यूटर की भाषा में याद रखें, तो रिसाइकिल बिन आपने सुना होगा। रिसाइकिल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दूं मैं, कंप्यूटर का प्रश्न हमें पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, आपको इंटरनेट नेट पूछ रहा है, और आप उस प्रकार से, और शॉर्टकट की, हाँ शॉर्टकट की पूछ रहा है, आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है। इन चीज़ों को तो पढ़ लीजिए आप लोग, एग्जाम में आएगा मतलब आएगा। CPU के भाग पूछ रहा है, उसके कार्य पूछ रहा है, कंप्यूटर इस प्रकार से कार्य करता है। तो शॉर्टकट की का अभी तक हम आपको बता दें 3 या 4 प्रश्न पूछ चुका है, और ये एक ही भर्ती में काम नहीं आएगा। जैसे अगला, अगर आपको हम पूछ रहा है कि अगर आप रिसाइकल बिन में नहीं जा रहे हो, अगर किसी फाइल को सीधा आपको हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, शॉर्टकट की बात तो याद रखें, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट
जो एक साथ आप प्रेस करोगे साथ में तो क्या होता है, वो यह शॉर्टकट रिसाइकल बिन को बाईपास करता और फाइल को सीधे स्थायी रूप से हटा देता है। तो आप तो समझते होंगे रिसाइकल बिन में अगर आप डिलीट किए हो किसी चीज़ को तो वो वहाँ रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है और वो फिर बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। लेकिन आपको वहाँ से भी डिलीट करना है तो आप शॉर्टकट की बात करें, शिफ्ट प्लस डिलीट का जो बटन होगा कंप्यूटर के आपके लैपटॉप में या आप कह सकते हो कीबोर्ड, वहाँ पर आप एक साथ प्रेस करोगे तो आप जो रिसाइकल बिन में जो चीज़ सेव हुआ वो अपने आप स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। इसकी बात करें, जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके हटाते हैं तो वह फाइल कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में, है कि नहीं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है। हमें अभ्यारण्य का और राष्ट्रीय उद्यान का भी प्रश्न पूछ रहा है, भले वो जिस प्रकार से या जिस लेवल का प्रश्न पूछे लेकिन पूछ रहा है झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य याद रखे। तो यहाँ पर भाई अभ्यारण्यों की संख्या ज़्यादा है, ऑप्शन क्या दिया ये तो नहीं पता, लेकिन आपको हम अभ्यारण्य बता देते हैं, आप लोग उन्हें पढ़ लीजिएगा। झारखंड में कई वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखें, जिनमें से कुछ प्रमुख लिखिएगा, बेतलाब राष्ट्रीय उद्यान, दलमा राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, अपने पास फिर क्या है लावा लौंग वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर अपने पास आता है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा और अगर आपको पूछता है और दोबारा तो आप अन्य राज्यों के भी पढ़ सकते हैं जो महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, अभिधम पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है, और आपको तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभिधम पिटक में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा का अध्ययन शामिल है। यह बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक में दिए गए उपदेशों की व्याख्या करता है। तो बौद्ध धर्म एक सूत्र पिटक याद रखेंगे, सूत्र पिटक में अभिधम क्या करता है, इसकी व्याख्या करता है। इसमें क्या है, उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करता है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे साइंस के प्रश्न में आगे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, खेल, करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, और आपको जो भी पुस्तकें जो भी स्टडी जी के जैसे पूरा आपको यहाँ पर जितने भी टॉपिक हमें मिल पा रहे हैं और हम उनको व्याख्या सहित बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग छोटा संस्थान या छोटा कोचिंग है या छोटा यूट्यूब चैनल करके ये मत सोचिएगा कि डाटा आप गलत दे रहे हैं। अगर जिन विद्यार्थी एग्जाम था 6 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में, तो आप लोग अगर देख रहे हैं हमें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या प्रश्न ऐसे ही आए थे, और जिनका आगामी दिन में है या शिफ्ट में है तो वो समझ पाए कि जो डाटा हम दे रहे हैं वो कितना सही सटीक है। और हम 100% तो नहीं कह सकते, याद रखें कम से कम 90% जो डाटा हमें मिल रहा है बिल्कुल सही है, 100% के बराबर है वो, जिससे आप आइडिया लगा पाओगे। ठीक है, अब प्रश्न सिस्टमेटिक तो मिल नहीं पाएगा, विद्यार्थी आधा नहीं होता, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता, तो हम उस प्रश्न को ठीक ठाक करके अपने स्रोत के माध्यम से आपको प्रयास करते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बता दिया जाए, और आप यकीन के साथ देखोगे तो आपका ही फायदा होगा। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो जो विद्यार्थी आपका सहपाठी एग्जाम देकर आया है वहीं शिफ्ट वहीं तारीख और आप देख रहे, तो पूछ लीजिएगा क्या इस टॉपिक का प्रश्न आया था, तो बोलेगा हाँ, तो आप समझ जाइएगा कि हम सही बता रहे हैं। चलिए, नहीं तो हम भी ये नहीं चाहते कि हमारा समय और आपका समय बर्बाद करें। एसिटिक एसिड का सोडियम एसीटेट में रूपांतरण होता है, देखिएगा, तो हम आपको बता दें उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो रूपांतरण क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है तब होता है जब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ मिलाया जाता है, जिससे सोडियम एसिड और पानी का बनना होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, हम आपको रिएक्शन दिखा देते हैं। एसिटिक एसिड का आप देख पा रहे हैं फार्मूला CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आप देख पा रहे होंगे। जब आपस में अभिक्रिया करेंगे और तुम क्या बनाते हैं, सोडियम एसिड CH3COONA और साथ में H2 मतलब जल बनाएगा। और रही बात यहाँ पर, जब सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड के जलीय घोल में मिलाया जाता है तो उसका जो pH मान होता है बढ़ जाता है, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत का पहला आर्टिलरी ड्रोन कौन सा है। तो मतलब भारत में जैसे आप पता ड्रोन छोटे छोटे होते हैं जिनका उपयोग वीडियोग्राफी में किया जाता है, फोटो खींचने में किया जाता है, या कह सकते हो आप ऐसे स्थान जहाँ पर आप पहुँचकर आप पिक नहीं ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आप आसमान से कुछ आपको देखना है या सर्च करना तो आप इनको उपयोग करते हो, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा ड्रोन बनाया गया है जहाँ पर
हम एक व्यक्ति को बैठा सकते हैं। वहीं पूछ रहा है कि भारत का पहला यात्री ड्रोन, उसका नाम वरुण है। ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया, याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति बैठ सकता है। इस वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता है। और इसका फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट की बात करें तो एक व्यक्ति तो बैठ ही सकता है कंफर्म, ठीक है, और उसे कंट्रोल कर सकता है, या तो वो रिमोट से कंट्रोल तो होता ही है भाई। वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन इसकी इतनी क्षमता है, 25 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है एक बार उड़ान भरने के बाद। इस ड्रोन में 130 किलो तक सामान या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की क्षमता है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा तथा इसकी समय सीमा 25 से 33 मिनट तक की है। अगला आप देख पा रहे होंगे, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। भाई आपको पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन होता है, आप कह सकते हो जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, तो भाई नगर परिषद भी केंद्र सरकार ही स्थापित करेगा। इसमें कहने की क्या बात है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आप नागालैंड राज्य में। इस प्रकार से हमें जनजाति का प्रश्न या जनजातियों की जो चित्रकला है, पेंटिंग है, सौरा पेंटिंग पूछा है हमें इसके पहले, और हमें और भी जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा, याद रखेंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला आप देख पा रहे होंगे, हु राइट द बुक ऑफ लवर। तो लवर एक पुस्तक का नाम, जिसको किसने लिखा, आप देख पा रहे होंगे, इमिली हेनरी ने। इस प्रकार से पुस्तक का प्रश्न भी हमें एक न एक पूछ ही लेता है। और अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि हमें कह रहा है कि एक होर अश्वत्थामा के लिए डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, याद रखें। तो हमें इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार यह साहित्य के जगत में दिया जाने वाला भारत का पुरस्कार है। तो चमन अरोड़ा को 2024 का साहित्य, वो भी किस क्षेत्र में, डोंगरी भाषा, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है, याद रखें। जो आपके पास 22 भाषाएं हैं, आप पता होना चाहिए, आपके 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो संविधान में इंगित है। इन भाषाओं में सभी क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो डोंगरी भी याद रखें, आप एक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, वो कौन है, आपके चमन अरोड़ा 2024 का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कार्यशील युवा का समानतः एज ग्रुप क्या होता है। मतलब जो कार्य करते हों उन्हें हम कार्यशील युवा कहते हैं। उनका एज ग्रुप पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ के युवाओं को हम कार्यशील युवा की श्रेणी में रखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, वो रहेगा आपका 15 से 64 वर्ष। तो 15 से 64 वर्ष, जैसे आप पता है, तभी तो भाई 65 वर्ष तक कहते हैं ना रिटायरमेंट होनी चाहिए। तो भाई 15 से 65 वर्ष तक आप कार्यशील युवा के वर्ग में आएंगे। और अगर आपको कहा जाए कि युवा, तो वो आएगा 15 से 24। तो 15 साल से 24 साल के मध्य के जो युवा रहे हों, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है ये युवा वर्ग है। और वहीं अगर आप 15 से 64 जाओगे तो हम इन्हें बोलते हैं कार्यशील युवा वर्ग। अगला देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है किशोरों को, अगर एज 10 से 19 है तो आप क्या बोलोगे, इन्हें किशोर कहोगे, ठीक है। अगर 10 से 19 वालों को हम किशोर अवस्था कहते हैं एज को। और 15 से 24 युवा कहलाएगा, 15 से 64 आपका कार्यशील युवा वर्ग। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है। उत्तरापथ मार्ग को प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को पंजाब और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों को से जोड़ता था, ठीक है। और रही बात, यह मार्ग मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से भी जोड़ता था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, संविधान का प्रश्न आया है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा प्रदान करता। मतलब आप किसी भी कोने पर रहते हो, आप किसी भी कोने में जाकर व्यापार कर सकते हो, रह सकते हो, बस सकते हो। ये अधिकार निवास करने का, रहने का, आपको आर्टिकल नंबर कौन देता है, ये प्रश्न पूछ देखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 19 का 1 और क्लोज ई कहता है, यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद का प्रश्न आएगा, याद रखें।
जो महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संविधान का प्रश्न आया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता। और आपको बता दें, इसके पहले भी हमें सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न आ चुका और हमने वहाँ पर भी बताया है कि रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। लेकिन अनुच्छेद पूछेगा तो आप देखिएगा अनुच्छेद 32, और इसी 32 को हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। याद रखें, आपने सुना होगा संवैधानिक उपचारों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 32 में है, और इसी में रिट जारी करने की शक्ति 5 प्रकार के जो कौन जारी करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब भारत का सबसे बड़ा न्यायालय जो दिल्ली में बैठा है। और रही बात यहीं के जो आपके CJI है, इसके बारे में प्रश्न पूछा था, हमने बोले थे BR गवई, और प्रश्न पूछ चुका है जो हाल ही में बने हैं, और इनका क्रमांक कौन सा, 52 नंबर का। ये सब प्रश्न पूछ चुका है, तो आप लगातार कंटिन्यू बने रहोगे ना, शिफ्ट बाई डे देखोगे तो आपका ही फायदा होगा। आप बहुत कुछ बेनिफिट मिल जाएगा आपको, चीज़ों को समझ जाओगे, परीक्षा का पैटर्न समझ जाओगे, आगामी भर्ती परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं जाएगा, शिफ्टों में दिक्कत नहीं जाएगा। रही बात यहाँ पर 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने से देता। वहीं अगर उच्च न्यायालय की बात करें, मतलब प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, कुछ राज्यों में नहीं है, जो संयुक्त रूप संचालित होता है। तो जहाँ उच्च न्यायालय जिस राज्य में है, वहाँ अगर उस राज्य को रिट जारी करना है तो वो 226 के तहत जारी करेगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे होंगे, भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका। इसके पहले हमें प्रश्न पूछा है, सिंचाई से संबंधित प्रश्न पूछ चुका है, मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछ चुका, नदियों से प्रश्न पूछ चुका है। देखिएगा, भारत में कृषि के लिए सिंचाई में भूजल कुआओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह कुल सिंचाई का 76% हिस्सा है। इसके बाद नहर सिंचाई का स्थान आता है, जो देश की लगभग 26% भूमि सिंचाई करता है। तो आप सोचिएगा 67% टोटल परसेंट सिंचाई अगर मानते हो, जिसमें से 67 आप किससे करोगे, भूजल से। तो भूजल में आपका कुआं भी आ जाता है और आपका नलकूप भी आ जाता है। तो नलकूप ऑप्शन अगर देता तो नलकूप राइट हो जाता, नहीं तो भूजल आपका कुआं तो ठीक है। तो कुआं, या आप कह सकते हो भूजल, भूमि के जल से भारत में 67% सिंचाई होती है। भूमि जल के में आता है आपका कुआं और नलकूप, मतलब हैंडपंप, इसे हम क्या बोलते हैं, बोर कहते हैं ना। इस अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूर्वी घाट मैदान कैसा है। इसके पहले भी हमें प्रश्न पूछ चुका है, ये पूर्वी घाट कहलाएगा, ये पश्चिमी घाट कहलाएगा। हमने पहले बताया है कि ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अलग अलग घाटों में बटे हुए हैं, याद रखें। और हमने बताया है, आप लोग हमें बताइएगा कि यहाँ कितने घाटों में बटा है, उनका नाम क्या है, प्रश्न बनेगा। जी हाँ, आपको कमेंट में देना है, और नहीं पढ़ते हो तो आप जानो आपका घाटा होने वाला है। ये आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ आपका क्या रहेगा, श्रीलंका रहेगा। ये आपका कहलाता पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। यहाँ पर इस घाट को अलग घाटों में बांटा गया है, अलग अलग घाट नाम दिया गया, आप पढ़कर आए बताएं, और कौन कौन से राज्य स्थित है यहाँ पर, ये आपको बननी चाहिए। लेकिन हमें पूछ रहा है पूर्वी घाट का कौन सा का मैदान कैसा है। तो हम आपको बता दें, पूर्वी घाट क्षेत्र में पहाड़ों और विस्तृत तटीय मैदानों दोनों की विशेषताएं है। तो यहाँ पर पहाड़े भी हैं, तटीय मैदान भी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पावर ऑफ विथिन द लीडरशिप लेजेसी ऑफ नरेंद्र मोदी राइट बाय। तो पुस्तक एक प्रकार देखें, जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा, ये पूछा, आप देखें आर बाबू। तो इसके पहले भी हम प्रश्न पूछ लिया है जस्ट इसी शिफ्ट में पुस्तक के बारे में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिए 2025 सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार हैं 2025 के अनुसार। तो ये आपका आंकड़ा याद रखें। और जो पढ़ाई तैयारी चल रही है, ये तो बेरोजगारों की ही पढ़ाई है, जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। और आपको पता होगा कि NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल, JEE तकनीशियन, ALP और भी वैकेंसियाँ रेलवे में हैं, जो अगली बार फिर से आने वाली। जैसे ALP का 2024 का नोटिफिकेशन था, वो पहला पेपर CBT 1 CBT 2 हो चुका है, प्रोसेस चालू। अब CBT 1 एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा 2025 भर्ती का, उसी प्रकार दोबारा रिवाइज होगा पूरी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। तो आप लोग सिस्टमेटिक पढ़ते रहें, आपको फिर फ़ायदा मिलेगा अगली भर्ती परीक्षा में। और SSC बैंक स्टेट लेवल एग्जाम में आपको सहयोग होगा। तो हमें आंसर बताएं, भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के पुरुषों की जो बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, वो भी कितना थे, 13.8%। इतने लोग बेरोजगार हैं। और 15 से आपको पता 64, इसको हम क्या मानते हैं, कार्यशील युवा वर्ग मान। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो याद रखें,
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और भी अन्य प्रकार से इस प्रकार से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना याद रखें 2006 में हुआ है। याद रखना भाई, इसको प्रश्न पूछता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसी की तर्ज पे भारत में भी याद रखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया, जिसे हम NHRC कहते हैं। इसमें आज स्थापना आप देख पा रहे होंगे 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है वो आपको बताने वाले हैं 1993 अधिनियम के तहत इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। यही बात अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, आयोग का उद्देश्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। आयोग में एक अध्यक्ष होगा, याद रखें। प्रश्न बनता है कि अध्यक्ष, अब एक अध्यक्ष तो होता भाई, ये तो कन्फर्म पूछेगा नहीं, लेकिन आप देखिएगा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। ठीक है, अंशकालिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंशकालिक। पूर्णकालिक 5, अंशकालिक 7। तो एक अध्यक्ष रहेगा, 5 पूर्णकालिक, 7 अंशकालिक, एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, इस प्रकार से हमें शॉर्टकट की पहले पूछ चुका है। हमने बोला शिफ्ट प्लस डिलीट जब एक साथ प्रेस करोगे तो आप रिसाइकल बिन में जो डाटा सेव रहता है वो स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। ये हमने बताया, इसके पहले भी हमें आ चुका है, याद रखें। और आपके शिफ्ट में आएगा, देखना MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की है। अब उसे हम Ctrl+S जब एक साथ प्रेस करेंगे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में आप सेव कर सकते हैं। प्रश्न देखिए, अभी मैंने बोला था आपको विद्रोह का प्रश्न आएगा, देखिएगा वहीं पर फिर विद्रोह का प्रश्न आ गया। तो भील विद्रोह कब हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहा है। याद रखें, भील विद्रोह कई बार हो चुका है और हर बार अलग अलग डेट में हुआ। याद रखें, तो आप दिखा देते हैं। भील विद्रोह कई बार हुआ था, लेकिन सबसे प्रमुख विद्रोह 1818 माना जाता है। और शुरुआत कह सकते हो 1881 में भी एक बड़ा विद्रोह हुआ था, 1913 में विद्रोह हुआ था, 1818 में जो विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे, यह विद्रोह ईस्ट इंडिया के खिलाफ था। वो क्यों था, हमें देखिएगा। ईस्ट इंडिया के खिलाफ 1818 विद्रोह पहली बार हुआ। इसका में ईस्ट इंडिया जो कंपनी जब शासन कर रही थी भारत में, तो वो क्या कर रहे थे, भीलों द्वारा किया गया था इस विद्रोह को, जो अंग्रेजों द्वारा उनके पारंपरिक वन के लिए किया। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों द्वारा उनके पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित किए जाने और शोषण के कारण यह भील विद्रोह 1818 हुआ था। अंग्रेज या कह सकते हो ईस्ट इंडिया के खिलाफ 1818 में भील विद्रोह उनके वन अधिकार व उनके जो अधिकार हुआ करते थे उनसे वंचित व उनको शोषण हो रहा था, इस कारण से विद्रोह हुआ था। और 1881 में याद रखेंगे, मेवाड़ राज्य के भीलों ने अंग्रेजों और मेवाड़ राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। और 19वीं सदी का सबसे भीषण विद्रोह, याद रखना, इसको ही प्रश्न बनता है, 1913 में मानवगढ़ हिल पर भी भील विद्रोह हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना द्वारा लगभग 1500 से अधिक भीलों का नरसंहार किया गया। देखिएगा, मतलब एक साथ आप कह सकते हो, ये हंसी बात नहीं है। देखिएगा, जो भील एक आदिवासी आदिकाल से रहने वाले आपके समाज के लोग हैं और इन्होंने, देखिएगा, और हर समाज ने अपना अपना बलिदान दिया है, हर समाज अपने अपने पर जान की आहुति दी, इस बात नहीं है। लेकिन हम बात यहाँ देख रहे हैं, इस प्रश्न के हिसाब से डाटा बता रहे हैं, तो 1500 से प्लस, सोचिएगा 1500 से प्लस एक साथ भीलों को इस विद्रोह में मार दिया गया था। और वो कहाँ पर है, मानगढ़ हिल, याद रखेंगे, जो वर्तमान आप राजस्थान कह सकते हो वहाँ पड़ता है। तो कमेंट कीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो क्या आपको पता था, या कोई भी कैटेगरी विद्यार्थी हो, चाहे ST SC चाहे OBC जनरल हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा और चीज़ों को जानना पड़ेगा कि जो वास्तविकता चीज़ है। तो 1500 से प्लस से भील समाज के लोगों को ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार से दिल दहला के, कह सकते हो, 1500 से प्लस लोगों को मार दिया। चलिए, तो यह भील विद्रोह आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न आप एक 12 इतिहास का प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार वंश के राजा को आदिवराही की उपाधि दी गई थी। याद रखें, उस प्रतिहार राजा का नाम क्या है, मिहिर भोज, जिसे हम ये मिहिर भोज है, इसे हम क्या कहते थे, यह विष्णु का भक्त था। चलिए, यहाँ पर विराम करते हैं। और ये रहा आपका पूरा जितने प्रश्न हमें मिला। और आपको पता है कि 100 नंबर पेपर हो रहा है, 30 का मैथ्स आएगा, 30 का रीजनिंग आएगा और 40 का जीके जेस आएगा। 40 का जीके जेस का आप लेवल देखा होगा, किस प्रकार से हमें जितना डाटा मिला उतना हमने बताया और किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। बाकी
आप हमारे प्लेलिस्ट का नाम पता आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी में जीकेजीएस एग्ज़ाम एनालिसिस करके वहाँ जाकर वेट करेंगे तो आपको 5 तारीख का 6 तारीख का जीकेजीएस का एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको बता दें 90% बिल्कुल सही और सटीक प्रश्न आपको दिखा रहे हैं और जो व्याख्या है वो तो 100% सही है और प्रश्न थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा, बाकी ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अगर आप एग्ज़ाम था और आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा क्या इसी से संबंधित प्रश्न आए थे इन टॉपिकों से, क्या अलग आए थे या हम गलत बता रहे हैं, जिससे आगामी भर्ती परीक्षा में जो एग्ज़ाम होने वाला है या शिफ्ट होम होगा तो जो विद्यार्थी का है वो पढ़कर समझ सके कि डाटा सही। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सही हौसला बढ़ाएगा। और आपको बता दूं मैं मैथ्स का वीडियो चाहे रीजनिंग का वीडियो हो चाहे वो आपका जीकेजीएस का हो, मैं आपके लिए लगभग 100+ वीडियो बना के रख चुका हूँ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में, जहाँ पर मैं ग्रुप डी के लिए भी साथ में कंबाइन तैयार करवा रहा हूँ। और अभी फिलहाल आज रखें हम मैथ्स का, आज रखें वीडियो। रीजनिंग का तो फिलहाल बंद है क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा चुका है रीजनिंग का जो पूरा बेसिक जो प्रश्न बनते हैं। और रही बात मैथमेटिक्स का, हम संख्या पद्धति पढ़ाया है, नंबर सिस्टम सेकेंड, डेसिमल प्रश्न दशमलव भी पढ़ाया, फिर हमने बहुभुज पढ़ाया है। और चौथा अध्याय हम ले रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी मतलब त्रिकोणमिति। बिल्कुल संख्या पद्धति पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के प्रश्न छपेंगे जो लिख के रख लीजिएगा। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो चाहे एसएससी का, बैंक का, तो हम इन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा पार्ट मतलब त्रिकोणमिति, चौथा पार्ट चलेगा ऊंचाई एवं दूरी का। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एग्जाम में वहाँ से प्रश्न छपेगा, लिख के रखो, गारंटी के साथ कहता हूँ। अभी भी आपने एग्जाम देख रहा होगा तो आपको पता होगा या देने वाले होंगे या आपने पीवाई की सीरीज लगाए होगा तो आपको संख्या पद्धति के, दशमलव भिन्न के, आपको बहुभुज के और आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न मिले होंगे। तो हम वही प्रश्न उठा रहे हैं जो पिछले याद रखें पीवाई के प्रश्न हैं, वो भी किसके, एनटीपीसी के, आप कह सकते हो आरआरबी मतलब रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के ही प्रश्न पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी, वो भी अध्यायवार चल रहा है। मिक्स प्रश्न नहीं है, मिक्स प्रश्न हमने बहुत पहले पढ़ा चुका है, अब मिक्स प्रश्न बंद हो चुका है। अब आपको सिस्टमेटिक अध्यायवार प्रश्न मिला जिससे आपको अध्याय डीपली समझ पाओ कि किस टॉपिक से किस प्रकार के व किस नए हार्ड लेवल के प्रश्न आते हैं, इजी आते हैं। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग। देखें अपने सहपाठी जो आर्थिक रूप में कमजोर है उसे दिखाएं। अब छोटा सा कोचिंग है, छोटा संस्थान है, प्रयास कर रहे हैं आपकी मदद कर सकें और उम्मीद के साथ कहते हैं आपको ऐसे मदद करेंगे कि आपके लायक होगा मदद। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग।